हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी के टाइम पर आप सभी लोगों का फार्माकोग्नोसी का टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज में पार्ट 6 करवाने वाला हूं एंड ये पार्ट 6 लास्ट पार्ट होने वाला है। अभी तक टोटल 86 क्वेश्चंस हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 अलग प्लेलिस्ट यूट्यूब पर बना दिया गया है, ऐप पर अलग फोल्डर बना दिए गए हैं। अभी ये आपका पार्ट 6 का लेक्चर रहने वाला है जिसमें कंप्लीट हो जाएगा, राइट? हाँ, चलो भाई। एफेड्रा इज ऑल्सो नोन एज, एफेड्रा को और किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 87 है। एफेड्रा इज ऑल्सो नोन एज, एफेड्रा को क्या हेनबेन के नाम से जानते हैं, माहोंग के नाम से जानते हैं, डेडली नाइटशेड लीफ के नाम से जानते हैं, या फिर सेन्ना के नाम से जानते हैं? तो एफेड्रा को हम लोग माहोंग के नाम से जानते हैं, माहोंग। अगर एफेड्रा के बारे में आप पढ़ोगे तो एफेड्रा एक एवरग्रीन सर्ब है जो वेरी यूजफुल होता है आवर हार्ट और नर्वस सिस्टम के लिए। एंड इसी का अदर नेम्स देखो, एक और नाम क्या है? माहोंग। माहोंग इसको कहा जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स है, इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड एरियल पार्ट ऑफ द इफेड्रा जियर्डियाना, इफेड्रा जियर्डियाना, इफेड्रा सिनिका, इफेड्रा इक्विस्टीना। इफेड्रा के अलग अलग 3 स्पीसीज हैं, इनके ड्राइड एरियल पार्ट से प्राप्त होता है। एंड इफेड्रेसी इसकी फैमिली है। एंड अदर कुछ ऑप्शंस के बारे में, डेडली नाइटशेड लीफ किसको कहते हैं? याद करो, डेडली नाइटशेड लीफ किसको कहते हैं बताओ? जो डेडली नाइटशेड लीव्स जो है वो आपके क्या होते हैं? तो बेलाडोना होते हैं, बेलाडोना के प्लांट, बेलाडोना के प्लांट। देखो कुछ बच्चे ओएमआर को लेकर के परेशान हो रहे हैं कि सर ओएमआर क्या है। मैंने बात किया भैया, ये ओएमआर आपका ऐसा नहीं है कि पेपर एमसीक्यू मतलब ओएमआर में आंसर करना है। ओएमआर सिर्फ इंट्रोडक्शन फिल करने के लिए आएगा। फ्रंट पेज पे ओएमआर आएगी जिसमें आपका एनरोलमेंट नंबर लिख करके वही ओएमआर फिल करना होगा, गोला फिल करना होगा, रोल नंबर लिख करके उसका फिल करना होगा, रूम नंबर लिखना होगा, नाम जो होता है ना अपना डिटेल, वो फ्रंट पेज पे होगा। बाकी आंसर आपको आंसर सीट पे ही करना जैसे नॉर्मली किया जाता है। समझ रहे बात को? ये इसलिए किया जा रहा था और अच्छे से ओएमआर फिल करना है। वो इन्विजिलेटर वहाँ पे आपको अच्छे से बताएंगे, उनके गाइडलाइंस में ही करना है ताकि आपका किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं कॉपी रिजेक्ट हो जाए। बाकी जो भी गोला भरिएगा तो बढ़िया से भरिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का आंसर ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव का आंसर करने के लिए ओएमआर आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, बीएससी वगैरह के एग्जाम में ऐसा होता है तो बस वही आएगा। डेडली नाइटशेड लीफ बेलाडोना को कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 88 है। क्वेश्चन नंबर 88 है, द साइंटिस्ट हु क्वाइंड द टर्म फार्माकोग्नोसी, किस साइंटिस्ट ने फार्माकोग्नोसी टर्म को क्वाइंड किया है? बताओ। सिडलर, हिप्पोक्रेट्स, एरिस्टोटल। सिडलर, हिप्पोक्रेट्स, एरिस्टोटल, गैलन। द साइंटिस्ट हु क्वाइंड द टर्म फार्माकोग्नोसी, टर्म फार्माकोग्नोसी किसने क्वाइंड किया था? तो टर्म फार्माकोग्नोसी C.A. सिडलर ने सन 1815 में, सन 1815 में। बाकी हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन के फादर इनको कहते हैं हिप्पोक्रेट्स को। फादर ऑफ, ये पहले फार्मासिस्ट थे। अब देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, इनका नाम याद करा देता हूँ। चरक को फादर ऑफ आयुर्वेदा कहते हैं। फादर ऑफ आयुर्वेदा कौन है? चरक। फिर है हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, मैंने बताया। पहले फार्मासिस्ट थे गैलन, ये थे गैलन जो पहले फार्मासिस्ट थे, करेक्ट। एरिस्टोटल को फादर ऑफ नेचुरल साइंस या फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं, जूलॉजी भी कहते हैं, करेक्ट। सिडलर, C.A. सिडलर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्वाइंड टर्म फार्माकोग्नोसी, जिन्होंने सन 1815 में टर्म फार्माकोग्नोसी को क्वाइंड किया यानी कि दिया था। फिर आगे अगर वैज्ञानिक है पेलेटियर, पेलेटियर ने आइसोलेट किया था स्टायरिसिन एंड क्विनीन। सबसे पहली बार स्टायरिसिन और क्विनीन को आइसोलेट किसने किया था? पेलेटियर ने। सर ट्यूरनर ने आइसोलेट मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम, यानी ओपियम से मॉर्फिन को आइसोलेट किया था। स्टास एंड ओटो डेवलप न्यू प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्कलॉइड, यानी एल्कलॉइड के एक्सट्रैक्शन का न्यू प्रोसेस डेवलप किया था किसने? स्टास एंड ओटो ने। तो द साइंटिस्ट हु कॉइंड द टर्म फार्माकोग्नोसी, तो आंसर हो जाएगा C.A. सिडलर, करेक्ट। अब देखो आगे का क्वेश्चन है, द हु इज नोन एज फादर ऑफ आयुर्वेदा। मतलब फादर ऑफ आयुर्वेदा किनको कहते हैं? फादर ऑफ आयुर्वेदा हिप्पोक्रेट्स, गैलन, चरका, एरिस्टोटल, है ना। बताओ दो, बताओ भाई आंसर क्या होगा? हु इज नोन एज फादर ऑफ आयुर्वेदा, तो आयुर्वेदा के फादर हैं, फादर ऑफ आयुर्वेदा चरक, है ना, चरका। चरक को फादर ऑफ आयुर्वेदा कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 90,
हु आइसोलेटेड मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम, किसने ओपियम से मॉर्फिन को आइसोलेट किया, किसने ओपियम आइसोलेटेड मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम, ओपियम से मॉर्फिन को किसने आइसोलेट किया, गैलन, सर्ट्यूरनर, सीडलर, एरिस्टोटल। जवाब दीजिए। तो हु आइसोलेटेड मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम, यानी ओपियम से मॉर्फिन को आइसोलेट करने वाले कौन थे, तो सर्ट्यूरनर थे। सर्ट्यूरनर किसने था, देखो मैंने बताया था सर्ट्यूरनर ने सबसे पहली बार ओपियम से मॉर्फिन को आइसोलेट किया था, करेक्ट। अच्छा, ओपियम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है या अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, पूछा हुआ सवाल है। तो ओपियम का चूंकि ड्राइड लेटेक्स यूज होता है तो यह एक अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, करेक्ट। हाँ, ये एक अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 है, 91 नंबर क्वेश्चन है। इन डैश क्लासिफिकेशन सिस्टम अरेंजमेंट ऑफ क्रूड ड्रग्स इज डन अकॉर्डिंग टू द प्लांट पार्ट इन यूज लाइक रूट, स्टेम, लीफ, बार्क, फ्लावर, फ्रूट, सीड इटीसी। यानी किस प्रकार के क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्रूड ड्रग्स का अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू उसके प्लांट पार्ट के आधार पर किया गया है कि वो किससे प्राप्त हुआ है, जैसे रूट से प्राप्त हुआ है या फिर स्टेम से प्राप्त हुआ है, किससे प्राप्त हुआ है, रूट से, स्टेम से, लीफ से, बार्क से, फ्लावर से, किससे प्राप्त हुआ है, किस प्रकार के क्लासिफिकेशन सिस्टम में। तो भैया ये हुआ है मॉर्फोलॉजिकल में। मॉर्फोलॉजिकल में यही तो दिखाया जाता है कि प्लांट के किस पार्ट से वो ड्रग डिराइव्ड है, प्लांट के किस पार्ट से वो ड्रग डिराइव्ड है, इसी को तो दिखाया जाता है किसमें, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में यही दिखाया जाता है। वहीं अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में ड्रग्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया गया है, ठीक है। चलो भैया, अगला सवाल है आप सभी लोगों का। अगला देखो भाई, आगे 6 टाइप के आपके क्लासिफिकेशन होते हैं, ध्यान रखना है। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल, टेक्सोनॉमिकल, फार्माकोलॉजिकल, केमिकल एंड कीमोटेक्सोनॉमिकल। देखो भाई, मॉर्फोलॉजिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के अंदर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग भी आते हैं, तो उसको भी ध्यान रख लेना। एंड आपके फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ड्रग को किसके आधार पर बांटा गया है, ड्रग के थेरेपेटिक इफेक्ट के आधार पर, कि ड्रग का थेरेपेटिक इफेक्ट क्या है, ठीक है। चलो, तो अभी देखो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थोड़ा सा समझो। इन दिस क्लासिफिकेशन ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट के पार्ट के किस पार्ट से प्राप्त हुआ है ड्रग, जैसे दे आर, अब ये फर्दर क्लासिफाइड होते हैं 2 टाइप्स में। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जिसको सेलुलर ड्रग कहते हैं, एंड अनऑर्गेनाइज्ड जिसको एसेलुलर ड्रग कहते हैं, ठीक है। सेलुलर ड्रग में जैसे ऐसे ड्रग्स आते हैं जो प्लांट के डायरेक्टली पार्ट जैसे लीफ, रूट, फ्रूट, स्टेम, बार्क, इस सब से प्राप्त होता है। जबकि एसेलुलर ड्रग वो होते हैं जैसे ड्राइड लेटेक्स, गम, रेजिन, वैक्स, मिल्की एक्सुडेट, ये सब चीज़ से जो प्राप्त होता है वो एसेलुलर ड्रग होते हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 92 है, इसका जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 92 है, द प्रोसेस ऑफ सब्सटीट्यूटिंग एन ओरिजिनल क्रूड ड्रग होली और पार्सली विथ इन्फीरियर और सुपीरियर ड्रग्स और मटेरियल्स इज नोन एज। यानी सब्सटीट्यूट कर रहे हैं ओरिजिनल क्रूड ड्रग के साथ पूरी तरीके से या तो पार्शियली विथ इन्फीरियर क्वालिटी, यानी इस इन्फीरियर या खराब ड्रग्स को हम मिला दे रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, डेटेरिएशन, स्पॉइलेज, सोफिस्टिकेशन या एडल्ट्रेशन। तो यह प्रोसेस एडल्ट्रेशन कहलाता है। एडल्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि ओरिजिनल क्रूड ड्रग में कुछ जो इन्फीरियर क्वालिटी के ड्रग हैं उसको सब्सटीट्यूट कर देना। जैसे आपका किया जाता है ना सब्सटीट्यूट, ब्लैक पेपर सुने हो, काली मिर्च, ब्लैक पेपर को ड्राइड पपाया सीड के साथ, है ना, राइप्ड पपाया सीड यानी पके हुए पपीता के बीज के साथ किया जाता है। जैसे उसके साथ क्या करते हैं, एक मुट्ठी उसमें से निकाल करके काली मिर्च पपीता का बिच्चा रख देता है, तो पता थोड़ी चलेगा। तो यही होता है एडल्ट्रेशन, जो इन्फीरियर क्वालिटी के ड्रग्स को मिला दिया जाता है। अब देखो, जैसे एडल्ट्रेशन से एक और सवाल है, एडल्ट्रेशन मतलब है मिलावट। ये क्लासीफाई किया गया कितने टाइप्स में। एडल्ट्रेशन में क्या होता है बताओ, नेचुरल और आर्टिफिशियल, ऐसा नहीं है, इंटेंशनल, नॉन इंटेंशनल, केमिकल, फिजिकल या ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो एडल्ट्रेशन होता है 2 तरीके का, एक होता है इंटेंशनल जो जानबूझ के किया जाता है, और एक होता है नॉन इंटेंशनल कि जानबूझ के एडल्ट्रेशन नहीं किए लेकिन हो गया, जानबूझ के नहीं किए लेकिन हो गया, तो वो होता है नॉन इंटेंशनल एडल्ट्रेशन। टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेशन की मैं बात करूं तो एक होता है नॉन इंटेंशनल एडल्ट्रेशन जिसको इनडेलिबरेट एडल्ट्रेशन कहते हैं, और एक होता है इंटेंशनल जिसको डेलिबरेट कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 है, पैराफिन वैक्स कलर्ड येलो इज यूज्ड टू सब्सटीट्यूट। पैराफिन वैक्स का जो इस्तेमाल होता है येलो कलर का, वो किसको सब्सटीट्यूट करता है, बताओ किसके साथ सब्सटीट्यूट होता है, यानी किसके एडल्ट्रेशन में यूज होता है, हनी, कॉफी, ट्रेगाकेंथ गम या बीज वैक्स। तो पैराफिन वैक्स बिल्कुल बीज वैक्स के जैसा येलो कलर का होता है, वो सिंथेटिक है, ये नेचुरल है, इसके साथ उसको सब्सटीट्यूट कर दिया जाता है, तो उसको मिला दिया जाता है।
बीज वैक्स के साथ पैराफिन वैक्स, ठीक है। आंसर नंबर डी। चलो भाई, तो देखो भाई एडल्ट्रेशन, इसमें आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस मैंने बता रखा है, पैराफिन वैक्स को सब्स्टिट्यूट किया जाता है बीज वैक्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 95 है, एरगट इज यूज्ड एज, एरगट को किस तरीके से यूज करते हैं? ऑक्सीटोसिक, कार्बनेटिव, एस्ट्रिंजेंट, एंटीडिस्ट्रेसिव। ये वो बच्चे क्वेश्चन का आंसर कर देंगे जो कि आपके इन चीज़ों को पढ़ रखे हैं। चैप्टर 5 का जो मैंने बताया था ड्रग्स का क्लासिफिकेशन का जो सिलेबस वाला पार्ट, बस कि एरगट किस क्लास के ड्रग से बिलोंग करता है, तो एरगट बिलोंग करता है ऑक्सीटोसिक क्लास के ड्रग से। एरगट इसमें अर्गोटामिन होता है जो ऑक्सीटोसिक नेचर का होता है। तो एरगट जिसमें एल्केलॉइड पाए जाते हैं, राय एरगट या अर्गोटा या स्केल क्रोनोटम इसी को कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की मैं बात करूं तो एरगट इज दैट ड्राइड एस्क्लोटम ऑफ द फंगस क्लेविसेप्स परप्यूरिया, यानी कि एक फंगस है क्लेविसेप्स परप्यूरिया, उसके ड्राइड एस्क्लोटियम से प्राप्त होता है। फैमिली पोएसी है, फैमिली पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। थेरेपेटिक यूज में बात करें तो इट एक्ट एज ऑक्सीटोसिक, ये ऑक्सीटोसिक और वेसोकंस्ट्रिक्टर के तौर पर यूज होता है। इट इज यूज टू ट्रीट मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर सच एज मेनोरेजिया, मेनोपॉजल ब्लीडिंग को ट्रीट करने के लिए। एंड इट इज यूज्ड पेशेंट विथ माइग्रेन के तौर पर यूज होता है। एंड ये ऑक्सीटोसिक प्रॉपर्टी का भी शो करता है, यानी ऑक्सीटोसिन के जैसा यूट्रस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। चलो, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 96, द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ एरगट इज द ड्राइड स्क्लोटियम ऑफ। एरगट का बायोलॉजिकल सोर्स, एमपी में एग्जाम होगा लगभग जून वगैरह में, एक आध महीने में। क्लासेस वगैरह आपकी चलती रहेंगी, टेंशन ना लो, ऐसा नहीं क्लास बंद हो जाएगा। द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ एरगट इज द ड्राइड स्क्लोटियम ऑफ पेनिसिलियम नोटेटम, एस्परजिलस नाइगर, क्लेसिस परप्यूरिया, कैंडिडा एल्बिकेंस। तो बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ एरगट, एरगट का जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो होता है क्लेविसेप्स परप्यूरिया, है ना, क्लेविसेप्स परप्यूरिया। देखो हमने बताया था क्लेविसेप्स परप्यूरिया के ड्राइड स्क्लोटियम से प्राप्त होता है, तो क्लेविसेप्स परप्यूरिया इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। 97 है, एरगोट बिलोंग्स टू विच प्लांट फैमिली। एरगट किस प्लांट फैमिली से बिलोंग करता है? रुबिएसी, सोलेनेसी, एस्टेरेसी, पोएसी। तो एरगट का फैमिली होता है पोएसी। एरगट की फैमिली क्या होती है? पोएसी। पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। एरगट की फैमिली क्या होती है? पोएसी। डैश इज द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन क्या कहते हैं लहसुन, यहाँ पे डैश होगा। लहसुन में पाया जाने वाला केमिकल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होगा? एलिसिन, एट्रोपिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, क्या कहते हैं नारिंजीन। तो याद रखना लहसुन मतलब है गार्लिक, है ना। हाँ, तो गार्लिक में जो पाया जाता है वो होता है एलिसिन, पढ़ रखे हैं एलिसिन। यहाँ गार्लिक ने लिख करके लहसुन लिख दिया तो एलिसिन हो जाएगा आंसर। एलिसिन इज द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द लहसुन, ठीक है। एलिसिन है जो कि एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है। अच्छा, प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं सर? तो प्रोबायोटिक्स आर फाउंड नेचुरली इन, प्रोबायोटिक्स किस में पाया जाता है? तो प्रोबायोटिक लिपिंग बैक्टीरियाज होता है, जैसे दही में पाया जाने वाला लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल है। यस, तो गुड बैक्टीरियाज जो कि हमारे गट में पाए जाते हैं उसको प्रोबायोटिक्स कहते हैं। तो क्या फ्राइड फूड होता है? नहीं। योगर्ट, प्रोबायोटिक्स नेचुरली कहाँ पाया जाता है? तो फ्रेश मीट में, रिफाइंड शुगर नहीं, योगर्ट दही में और ईस्ट वगैरह में पाया जाता है ना। गुड माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा है उसको प्रोबायोटिक्स कहते हैं। और प्रीबायोटिक्स होते हैं फाइबर्स, इनडाइजेस्टेबल फाइबर जो कि लिविंग बैक्टीरियाज के खाने बनते हैं, फाइबर्स वगैरह, ठीक है। तो ये प्रोबायोटिक्स फूड हैं, जैसे योगर्ट वगैरह हो गए। प्रीबायोटिक्स में फाइबर्स वगैरह आते हैं। चलो, लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है, द टर्म न्यूट्रास्यूटिकल वाज क्वाइंड बाय। न्यूट्रास्यूटिकल टर्म किसने दिया था? लिनियस पॉलिंग, डॉक्टर स्टीफन डेफलिस, डॉक्टर एल्बर्ट सेबिन या हिपोक्रेट्स? जवाब दीजिए। डॉक्टर स्टीफन डेफलिस का जो आपके क्या कहते हैं क्वेश्चन है, न्यूट्रास्यूटिकल टर्म किसने दिया था? तो न्यूट्रास्यूटिकल टर्म दिया था डॉक्टर स्टीफन डेफलिस ने। किसने दिया था? डॉक्टर स्टीफन डेफलिस ने, ठीक है। हाँ, तो न्यूट्रास्यूटिकल, द टर्म न्यूट्रास्यूटिकल वाज क्वाइंड बाय डॉक्टर स्टीफन डेफलिस इन 1989, सन 1989 में, बाय कंबाइनिंग द वर्ड न्यूट्रिशन एंड फार्मास्यूटिकल। न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल वर्ड के कॉम्बिनेशन से प्राप्त हुआ था। इट वाज ओरिजिनली डिफाइंड एज अ फूड और पार्ट ऑफ फूड दैट प्रोवाइड मेडिसिनल और हेल्थ बेनिफिट। देखो, न्यूट्रास्यूटिकल ऐसे फूड सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि आपके न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ आपको मेडिसिनल हेल्थ भी देते हैं, क्योंकि इसमें दो वर्ड है, देखो, न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल, तब जाके बनता है न्यूट्रास्यूटिकल, ठीक है। एंड दैट्स ऑल। यहाँ पर 1989 में डॉक्टर स्टीफन डेफलिस ने न्यूट्रास्यूटिकल टर्म दिया था एंड वेरी इंपॉर्टेंट है। बस यहाँ पर आपका फार्माकोग्नोसी का कंप्लीट हो गया।
है ना। टॉप 100 MCQ सीरीज़ यहाँ पर फार्माकोग्नोसी कंप्लीट हो गया। आप सभी लोग अच्छे से इसको कंप्लीट कर लिए। मिथिलेश सर ऑफिशियल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, अच्छे से पूरा टॉप 20 अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फार्माकोग्नोसी का टॉप 100 MCQs करा दिया। इसी से सवाल आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जो भी फिल इन द ब्लैंक्स आए, वन वर्ड्स आए, सब यहीं से बनेंगे। घबराना नहीं है, मन लगा के पढ़ना है। बाकी वन शॉट रिवीजन सिटिक्स के एग्जाम के बाद आपको करा दिया जाएगा, ठीक है। जब आप एग्जाम दे करके आओगे, थोड़ा रेस्ट करना 2-3 घंटे, उसके बाद फिर आपको ये करा दिया जाएगा पूरा वन शॉट रिवीजन भी। ओके, तो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एंड अगली क्लास अब सिटिक्स के वन शॉट रिवीजन की होगी। ओके, कैसा लगा क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।